हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी जेडएस क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवोल्यूशन। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अर्थ की बात कर लेंगे। ठीक है ना, यदि हम लोग अर्थ की बात करें, ठीक ना, तो हम कह सकते हैं इसमें छात्रों की विद्यालय आधारित मूल्यांकन प्रणाली से है। ठीक है दोस्तों, जिसमें छात्रों का सभी पक्ष शामिल होता है। दोस्तों, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ जो होता है, ठीक ना, दिया कि छात्रों की विद्यालय आधारित मूल्यांकन प्रणाली है। मतलब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या है कि विद्यालय आधारित मूल्यांकन प्रणाली है कि विद्यालय के आधार पर जिस विद्यालय में बालक जो है पढ़ने जा रहा है, छात्र पढ़ने जा रहा है, तो वहां का मूल्यांकन जो होता है बालक का हर पक्ष का किया जाता है। संवेगात्मक किया जाएगा, भावात्मक पक्ष का किया जाएगा, मानसिक पक्ष है, ठीक है ना, सांस्कृतिक, इन सारी पक्षों को जो है इस सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से है। अब देखिए, इसमें कहने का मतलब क्या है कि सतत का मतलब होता है कि जो हमारा अधिगम है, अधिगम क्या होता है? सतत होता है। तो मूल्यांकन भी सतत होना चाहिए। यदि अधिगम जो है कंटिन्यूअस, एकदम लगातार जो है अधिगम यदि चल रहा है, तो हमें मूल्यांकन में क्या करना होगा? हमेशा करना ही चाहिए, तभी तो होगा सतत एवं जो है आपका व्यापक मूल्यांकन। तो नियम यही कहता है कि जिस चीज का आप जो है लगातार अधिगम कर रहे हैं, उसका मूल्यांकन जो है हमेशा आपको देख रेख करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार में ही छोड़ देना चाहिए। यदि हम बात कर लें कि मूल्यांकन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो हम कह सकते हैं यहां पे कि मूल्यांकन करते समय बालक का सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखना चाहिए। मतलब जब भी हम मूल्यांकन करें, जब भी इवोल्यूशन करें बालक का, तो हमें सर्वांगीण विकास, मतलब हर प्रकार के विकास, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, संवेगात्मक हो, भावात्मक हो, सृजनात्मक हो, इस प्रकार का, मतलब हर प्रकार के विकास पर जो होता है हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। अब जो होती है, यदि हम छात्रों की विद्यालय आधारित मूल्यांकन प्रणाली से है, तो इसमें छात्रों का सभी पक्ष शामिल होता है, तो इसमें दोहरे उद्देश्य होते हैं। दोस्तों, क्या कह रहे हैं कि दोहरे उद्देश्य। तो दोहरे उद्देश्य का मतलब जो होगा कि इसका मतलब जो है कि इसमें दो उद्देश्य होंगे। तो जब दो उद्देश्य होंगे तो कौन कौन से होंगे? तो हम कह सकते हैं कि यदि
सतत एवं मूल्यांकन में दो उद्देश्य होते हैं। दोस्तों कहने का मतलब है कि दो उद्देश्य होते हैं। एक तो होना चाहिए व्यापक रूप से मूल्यांकन, और दूसरी जो होनी चाहिए निरंतरता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? निरंतरता जो होनी चाहिए वह हमें अनिवार्यता दिखाना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है कि मूल्यांकन में निरंतरता भी होनी चाहिए। अब व्यापक रूप से मूल्यांकन का अर्थ क्या है बच्चों? दोस्तों कहने का मतलब यह है कि व्यापक स्तर पे, मतलब हर क्षेत्र से। अब मान लीजिए कि आपने बालक को क्या किया कि बालक किताबी ज्ञानों में जो है परिपूर्ण हो गया, किताबी ज्ञानों से परिपूर्ण हो गया, लेकिन यदि उस बालक का सामाजिक ज्ञान नहीं है तो इसका मतलब आप कहेंगे कि इसका पूरी तरीके से आपने मूल्यांकन नहीं किया। हो सकता है कि उसने पूरी तरीके से, हो सकता है कि उसने पीरियोडिक टेबल पूरी तरीके से याद कर लिया, लेकिन उस बालक के अंतर्गत जो है संवेगात्मक, भावात्मक, शारीरिक, ये शारीरिक सब चीजों का मूल्यांकन आप नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब जो है आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आपने नहीं किया। हो सकता है कि उस बालक के अंतर्गत बोलचाल करने की क्षमता हो सकता है कि उसके पास नॉलेज हो लेकिन बोलने की क्षमता ना हो, तो यह सतत मूल्यांकन नहीं हुआ। सतत मूल्यांकन तो तब होगा कि जब बालक ने याद कर लिया, बालक ने प्रश्नों को याद कर लिया, लिखने की भी क्षमता रखता हो, वैभव भी देने की क्षमता रखता हो, तब उसको कहेंगे कि यह क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है। दोस्तों ऐसे सतत मूल्यांकन व्यापन को इस प्रकार से समझा जा सकता है। यदि एक और बात यदि हम समझ सके यहाँ पे कि जैसे निरंतरता शब्द दे दिया है, तो निरंतरता शब्द का अर्थ क्या है? निरंतरता शब्द का अर्थ यदि बात करेंगे दोस्तों, तो इसमें यह है कि हम किसी भी बालक का एक ही बार में मूल्यांकन नहीं कर सकते, एक ही बार में मूल्यांकन आप नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जो होती है इसकी निरंतरता, मतलब कंटिन्यूटी जो है बनाई जाए। ठीक है ना? आप देखते हैं कि जैसे आप 11वीं 12वीं में जब 12वीं आप पास करते हैं तब जो होता है चरित्र सर्टिफिकेट दिया जाता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो दिया जाता है, मतलब सर्टिफिकेट तो दिया जाता है हमेशा, जो है आचरण दिया जाता है, हर साल जो है उसका सर्टिफिकेट बन जाता है आपका, जैसे रिजल्ट मिलता है तो। बट क्या होता है कि एक बेहतर तरीके का जो सर्टिफिकेट दिया जाता है, मतलब ओरिजिनलिटी जिसको कहते हैं, वह 12वीं पास करने के बाद जो होता है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट मतलब मिलता है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने देखा कि हमने लगातार निरंतर रूप से जो है लगातार रूप से मूल्यांकन आपका किया गया, लेकिन उस बालक का अंतिम सर्टिफिकेट जो दिया गया, जो 12वीं करने के बाद जो है दे दिया जाता है कि अब जो है बालक थोड़े से क्या हो गया है, मैच्योरिटी की ओर चला गया है। ठीक है, तो इसमें निरंतरता और इसके कैरेक्टर किस प्रकार के हैं, तो उससे जो होती है कैरेक्टर सर्टिफिकेट से ये होता है कि बालक को समझने में क्या होती है, आसानी होती है। देखिए दोस्तों, इसमें हम निरंतरता और आपको बता रहे थे व्यापक। तो यहाँ पे निरंतरता का अर्थ समझा देते हैं आपको, और यहाँ पे मैं समझाता हूं आपको व्यापक का अर्थ। तो निरंतरता का अर्थ यह है कि वृद्धि और विकास। वृद्धि एवं विकास के पक्षों का मूल्यांकन।
निरंतरता का अर्थ है कि वृद्धि एवं विकास के, ठीक ना, पक्षों का मूल्यांकन। और व्यापक का अर्थ क्या है कि शैक्षिक के साथ साथ, शैक्षिक प्लस शैक्षिक, एजुकेशन एंड को एजुकेशन, ठीक है, इन दोनों को जो है शामिल किया गया किसमें, व्यापक अर्थ में। क्योंकि एजुकेशन तो मैंने अभी बताया कि एजुकेशन तो बालक जो है स्कूल से ले लिया, लेकिन जो सह एजुकेशन है, ठीक है, उसको समाज जो है, समाज से सह एजुकेशन में क्या है कि अब हमें बात करने के तरीके, ठीक है, हमारी कार्य कुशलता, बोलने की स्किलता, ये सारी चीजें जो होंगी आपकी सह शिक्षा खेलने की, ठीक है, स्टेज परफॉर्मेंस करने की, तो ये सारी चीजें जो है व्यापक अर्थ पे आती है। तो कहीं ना कहीं कि निरंतरता का अर्थ जो है कि वृद्धि एवं विकास के पक्षों का मूल्यांकन करना और एक बार के कार्यक्रम के बजाय लगातार करना, यही निरंतरता का अर्थ होता है। ऐसा नहीं कि हमने एक बार में क्या किया कि किसी एनुअल फंक्शन कर दिया विद्यालय में, और विद्यालय में एनुअल फंक्शन कराने के बाद एक बार एक बालक को मैंने स्टेज पे चढ़ा दिया और मैंने उसको अंत में कह दिया कि ठीक है भाई, इसका जो है परफॉर्मेंस बहुत बेटर है, ठीक है ना, और इसका मैंने मूल्यांकन कर दिया, ठीक है, अब अगले साल उसको नहीं चढ़ाना है, फिर नेक्स्ट साल उसको नहीं चढ़ाना है स्टेज पे। ऐसा नहीं, उसको हर साल, मतलब एक कार्यक्रम में ना करके बल्कि हर बार जितनी बार कार्यक्रम कराया जाए, यदि उस बालक को कराया जाए, तो यही जो होती है निरंतरता होती है। तो आशा करते हैं कि निरंतरता और व्यापक जो होगी आपको दोस्तों समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। उसके बाद हम कर लेंगे अब देखिए सतत एवं व्यापक, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता कर लेते हैं। ये देखिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता क्या है, आप समझ गए होंगे कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करने से, ठीक ना, बालक के, पहला, बालक के सभी पक्ष का मूल्यांकन हो जाता है, मूल्यांकन होता है। बालक के अन्य पक्षों की कमियां पता चलती है, सह शैक्षिक के बारे में जानकारी मिलती है, कहने का मतलब दोस्तों है कि बालक के सभी पक्षों का मूल्यांकन हो जाएगा। दूसरी क्या है कि बालक अन्य पक्षों की कमियां जो होती है कि किस पक्ष में जो बालक जो है कमी महसूस हो रही है उसका हम पता कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है शैक्षिक जो है उसके पास जो है कितनी है, ये भी हमें क्या करती है, पता चल जाती है। और देखते दोस्तों सतत और व्यापक मूल्यांकन में, ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में शैक्षिक एवं सह शैक्षिक दोनों का पता चलता है, दोनों की जानकारी मिलती है। अब शैक्षिक में देखिए किसको शामिल किया जाता है, शैक्षिक में शामिल पक्ष
ये है दोस्तों शैक्षिक में शामिल पक्ष कौन आता है, तो इसमें हम कह सकते हैं पाठ्यक्रम क्षेत्र, या विषय वस्तु। जबकि सह शैक्षिक की बात कर लेंगे तो सह शैक्षिक में शामिल पक्ष जो होते हैं जीवन कौशल, जीवन कौशल के बाद आप कह सकते हैं अभिवृत्तियां, आदि। देखिए दोस्तों शैक्षिक पक्ष में शामिल पक्ष कौन कौन सा होता है, तो हम शिक्षा के क्षेत्र में केवल शैक्षिक में क्या करते हैं, केवल पाठ्यक्रम क्षेत्र है, ठीक है ना, जो हमें पढ़ना है बायोलॉजी है, मैथ है, मतलब जो कुछ भी आपको पढ़ना है वो किस में शामिल होगा, शैक्षिक पक्ष में होगा। लेकिन पोस्ट एजुकेशन में क्या होता है कि आपको जीवन कौशल, जीवन की सारी कौशलता के बारे में जो है आपको पता चल जाता है, अभिवृत्ति के बारे में जो होता है आपको पता चलता है कि किस प्रकार से जो है इसमें कौन सी जो है शामिल किया गया है। उसके बाद यदि आप कह सकते हैं इसमें कि अब व्यापक मूल्यांकन करना है दोस्तों, हम ये भी कह सकते हैं पांचवा कि व्यापक मूल्यांकन के लिए, हाँ व्यापक मूल्यांकन के लिए अनेक प्रकार के तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। ऐसा नहीं कि हम जो है डायरेक्ट जो है सीधे दे करके हम उसको बता सकते हैं, ठीक है ना, गेहूं खरीदने नहीं गए हैं या जो है आप भूसा खरीदने नहीं गए हैं कि आप देख करके अनुमान लगा देंगे 40 मन 20 मन होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि व्यापक मूल्यांकन यदि करना है, बालक के हर क्षेत्र का मूल्यांकन करना है, तो कहीं ना कहीं आपको अनेक प्रकार के तकनीकों का क्या करते हैं, आप प्रयोग करते हैं, तब बालक का जो होता है व्यापक मूल्यांकन हो पाता है दोस्तों। तो ये जो थी हमारी व्यापक विशेषताएं थी व्यापक मूल्यांकन की। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य, आइए देखते हैं क्या होता है। पहला हम कह सकते हैं कि बोधात्मक, मनोप्रेरक, बोधात्मक हम कह सकते हैं, मनोप्रेरक कह सकते हैं, और एक कह सकते हैं आप भावात्मक, कौशलों के विकास पर बल देना। कहने का दोस्तों कि कंप्रिहेंसिव, अब बालक जो है जैसे जैसे बड़ा होगा, ठीक ना, तो जब बड़ा हो जाएगा एक्सप्रिहेंसिव जो होगा, बोधात्मक जो होगा, मतलब बोध करेगा, मतलब हम क्या करें, कोई मैटर दे करके और उसके क्या करेंगे, उसी के आधार पर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे क्या होता है कि आपको जो होता है अपठित गद्यांश दे दिया जाता है, और अपठित गद्यांश देने के बाद उसमें 5 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, आपको पढ़ करके उसमें से आंसर निकालना होता है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, वो बोधात्मक होता है। मनोप्रेरक और भावात्मक कौशलों पे जो होता है या क्या करता है, बल देता है। कौन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का ये जो है दोस्तों उद्देश्य होता है। यदि हम दूसरी बात कर लेंगे तो ये सीखने पर बल देता है, सीखने की प्रक्रिया पर बल देना, याद करने की क्रिया पर बल न देना। सतत व्यापक मूल्यांकन ये कहता है कि बालक को जितना से जितना आप सीखने का अवसर प्रदान करें, ठीक है, न कि आप याद करने की प्रक्रिया। अब जैसे आप बालक को पर्यावरण पढ़ाने जा रहे हैं,
तो पर्यावरण पढ़ाते समय उस बालक को रटवाइए नहीं, ठीक है, रटवाना नहीं है। आपको ऐसा नहीं करना है कि क्या होता है कि हम हमारे तरफ जो पदार्थ हैं, ठीक ना, या हमें जो चारों तरफ से घेर रखा है वही पर्यावरण है, ठीक है। तो ऐसा नहीं, उस पर्यावरण को अनुसार दिखाइए कि जहां पे बालक बैठा है उस बालक को देखिए, पूछिए कि भाई तुम्हारे सामने क्या है, तुम्हारे पीछे क्या है, तुम्हारे दाएं बाएं क्या है, ऊपर क्या है। उन सभी चीजों को बता करके, सिखा करके आप उससे कहिए कि देखो बाबू यही पर्यावरण है। तब बालक जो है इस प्रकार से समझ सकता है। अब उसको बार बार रटा रहा है कि हमारे चारों तरफ से जो घिरा हुआ है या हमें चारों तरफ से जो घेर रखा है वही पर्यावरण है, तो कहीं ना कहीं जो है आप जो है याद करने की क्रिया को बल दे रहे हैं। हालांकि जो होती है हमें ये एनसीईआरटी कहते हैं कि नहीं, आपको बालक को याद करने पे बल नहीं देना है, बल्कि बल किस पे देना है, सिखाने पर बल देना है। एक और काम कर सकते हैं कि अधिगम जो होगी, तीसरा पॉइंट आप कर सकते हैं कि अधिगम जो होगी और अध्यापन का क्रियाकलाप, अधिगम और अध्यापन का क्रियाकलाप बाल केंद्रित हो। ठीक है दोस्तों, अधिगम और अध्यापन मतलब जो अध्यापन करके जो बालक को सिखाया जा रहा है उसका क्रियाकलाप क्या हो, बाल केंद्रित हो। बालक जो है किन चीजों में रुचि लेना चाहता हो, शिक्षक केंद्रित नहीं हो, क्योंकि शिक्षक केंद्रित जो शिक्षा हो जाती है वो तनाशाही हो जाती है, और बाल केंद्रित शिक्षा जो होती है वो स्वतंत्र होती है। तो स्वतंत्र में क्या होता है कि बालक जो है आपसे ज्यादा प्रश्न भी कर सकता है और आप जो है उसको सीखने का अवसर भी उपलब्ध करा सकते हैं। तो क्योंकि जहां अवसर उपलब्ध कराने की बात हो जाएगी, समझिए कि 100% जो है आपका ऑप्शन जो होता है वो सही होता है, क्योंकि बालक जो है करके सीखना जो होता है सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण चीज होता है, न कि याद करके, ठीक ना। इसलिए जो कंप्यूटर पढ़ाए जाते हैं तो क्या करता, वो थ्योरी लिखवा करके यदि अध्यापक होता तो छोड़ देता, लेकिन ऐसा नहीं, उसको लैब देने की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि यदि वो पढ़ेगा फिर उसको करेगा तो कहीं ना कहीं जो है उससे ज्यादा बेहतर से बेहतर क्या होगी, उसको सीख मिलेगी दोस्तों। दोस्तों ये हम लोगों ने देखा कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है और किन किन क्षेत्रों में जो है इसका उपयोग किया जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के कार्य एवं महत्व, तो हम इसमें पहला कर सकते हैं पॉइंट कि सतत व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत जो है आप कह सकते हैं कि इसमें शैक्षिक एवं सहशैक्षिक मूल्यांकन पर ध्यान रखा जाता है। शैक्षिक एवं सहशैक्षिक मूल्यांकन पर हम क्या करते हैं, इसको ध्यान देते हैं, ठीक है ना। और देखिए दूसरी बात हम कह सकते हैं, अब जब हम क्या करेंगे कि शैक्षिक मूल्यांकन पर ध्यान रखेंगे, तो जब बालक आप देखेंगे, जब मूल्यांकन करेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि बालक जो है किस क्षेत्र में कमजोर है, ठीक है ना। तो यदि बालक जिस क्षेत्र में कमजोर होता है
उसका निदानात्मक एवं उपचारात्मक मूल्यांकन होता है। आप जो है जिस क्षेत्र में बालक कमजोर है उसका क्या करेंगे, निदान निकालेंगे, और जब निदान निकल जाता है दोस्तों तो उसका क्या करेंगे, आप उपचार करेंगे कि बालक को किस प्रकार से जो है जिस क्षेत्र में कमजोर है उसको क्या किया जाए, मेंटेनेंस किया जाए। और ये भी आप कह सकते हैं कि तीसरी पॉइंट कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से बालक अपनी शक्ति एवं कमजोरी को पहचान सकता है। ठीक है दोस्तों, मतलब जब आप बालक का सतत मूल्यांकन करेंगे तो बालक को समझ में आ जाएगा कि बार बार बालक यदि किस क्षेत्र में फेल हो रहा है, किस क्षेत्र में कम नंबर आ रहे हैं, तो उसको ये एहसास हो जाएगा कि ये मेरी क्या है, जो सब्जेक्ट है कमजोर है और इसको हमें किस प्रकार से बेहतर करना होगा। और ये जान जाएगा तो आपके लिए लाभ होगा कि आप जो है उसको कम समय लिए ही मतलब बिना ज्यादा समय लिए आप उसको अच्छी तरीके से उसको सुझाव देंगे और उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। इसमें कह सकते हैं और चौथा कि इसमें बालक की अभिरुचि एवं प्रवृत्ति का पता चलता है। इसमें बालक की अभिरुचि, बालक जो है किस क्षेत्र का है और किस क्षेत्र में मतलब उसका मन जो है लगाव बढ़ रहा है या मन कर रहा है, उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाता है। तो ये जो है आपकी उद्देश्य और महत्व एवं कार्य है। और ये भी कह सकते हैं, एक और पॉइंट कह सकते हैं कि इसमें बालक पाठ्यक्रम, अभिवृत्ति, विषयों का चुनाव सक्षमता पूर्वक कर सकता है। ये दोस्तों सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के महत्व एवं कार्य जो आपने आसानी पूर्वक समझ लिया। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के साधन। आइए देखते हैं दोस्तों सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के साधन। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में कौन कौन सी चीजें आती है, देखिए इसमें आएगा आपका निरीक्षण, ठीक है, निरीक्षण के बाद आएगा जांच सूची, उसके बाद आप कह सकते हैं विवरण आ जाएगा, ठीक है, निरीक्षण आएगा, ठीक है, निरीक्षण है, जांच सूची है, आप कह सकते हैं
विवरण है, उसके बाद कह सकते हैं इसमें प्रश्नावली कह सकते हैं, उसके बाद कह सकते हैं साक्षात्कार कह सकते हैं आदि। ये सारी चीजें जो होती है दोस्तों सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के साधन है। कहीं ना कहीं आप निरीक्षण करेंगे, फिर जो है निरीक्षण करेंगे, प्रश्नावली करेंगे, साक्षात्कार करेंगे, जांच सूची करेंगे, फिर विवरण देंगे इत्यादि। ये सारी घटनाएं जो है आप जो है इस सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के साधन में उपयोग करते हैं। तो ये जो थी दोस्तों हम लोगों ने वीडियो नंबर 13 तक आपको पढ़ाया। तो आप जो है एक एक करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और हर चीज जो है टॉपिक वाइज है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, ठीक है। देखने के लिए दिल से धन्यवाद।